हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर डेली बिहार करंट अफेयर्स तो देख ही रहे हैं, जिसमें मैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को भी शामिल करता हूं। दोस्तों, यकीन मानिए, आपको इसको पढ़ने के बाद न भी डेली का एक भी बिहार करंट अफेयर छूटेगा, न ही एक भी आपका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबर। तो दोस्तों, जरूर हमारे चैनल से जुड़े, मैं आपसे कहना चाहूंगा। और अगर आप हमारे पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं डेली, मंथली, ईयरली, तो आप हमारे अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी टेलीग्राम चैनल से जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी दी जाएगी। आपका जीके भी तैयार होगा इससे। करंट अफेयर्स के साथ साथ में बहुत ज्यादा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको जानकारी देता हूं। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में बन रहे बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सब बुद्ध स्मृति स्तूप को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है? देखिए दोस्तों, वैशाली जिले में बन रहे बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सब बुद्ध स्मृति स्तूप को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के वैशाली जिले में बन रहे बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सब बुद्ध स्मृति स्तूप को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है। इसका 80% कार्य पूरा हो चुका है। बुद्ध सम्यक संग्रहालय में बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं तथा बुद्ध से जुड़े प्रसंगों का वर्णन है। वैशाली में मिला बौद्ध अस्थि कलश सबसे प्रमाणिक है। बुद्ध धर्म के प्रवर्तक। अब थोड़ा बुद्ध के बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं दोस्तों, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। आप ये चाहे वो बीपीएससी दे, बिहार एसएससी या सेंट्रल या इंटरनेट, कोई भी अगर आप एग्जाम देते हैं, उसमें आपको जरूर पूछा जाएगा। देखिए दोस्तों, बुद्ध धर्म के प्रवर्तक। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी, नेपाल 563 ईसा पूर्व में हुआ था। बुद्ध के पिता का नाम सुदोधन तथा माता का नाम महामाया था। जन्म के कुछ दिनों पश्चात ही महामाया की मृत्यु हो गई थी, जिनसे बुद्ध का पालन पोषण उनकी सौतेली माता प्रजापति गौतमी ने किया था। महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था तथा पुत्र का नाम राहुल था। गौतम बुद्ध का प्रिय घोड़ा कंथक तथा सारथी छन्न था। सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। उनकी गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। बोध गया में निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे बुद्ध को 35 वर्षों की आयु में 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। उनका पहला उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना गया। पावा कुशीनगर में उनकी 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में मृत्यु हो गई। बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया। प्रथम बौद्ध संगति की अगर बात की जाए तो राजगृह में महाकश्यप की अध्यक्षता में अजात शत्रु के शासनकाल में 483 ईस्वी पूर्व में हुई। दोस्तों, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं इसमें शामिल कर रहा हूं, पढ़ने के बाद आपको बहुत फायदा होगा। द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में साब कमीर की अध्यक्षता में कालाशोक के शासनकाल में 383 ईसा पूर्व में हुई। तृतीय बौद्ध संगति की अगर बात की जाए तो पाटलिपुत्र में मोगली पुत्तिस्य की अध्यक्षता में सम्राट अशोक के शासनकाल में 251 ईसा पूर्व में हुई। जबकि चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर के कुंडलन में वसुमित्र अश्वघोष की अध्यक्षता में कनिष्क के शासन में लगभग ईसा की प्रथम शताब्दी में हुआ। बुद्ध ने अपने सबसे अधिक उपदेश कौशल देश के राजधानी श्रावस्ती में दिया। बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए। तो दोस्तों, ध्यान रखिए, बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय वैशाली जिला में बन रहा है और बुद्ध की सारी जानकारी मैंने इसमें दी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो हो जाता है दोस्तों। इसके कारण आपका राजगीर स्थित घोड़ा कटोरा जलाशय से 3 गुना बड़ा जलाशय मधुबन जलाशय किस जिले में बनाया जाएगा? तो दोस्तों, नवादा में। राजगीर स्थित घोड़ा कटोरा जलाशय से तिगुना बड़ा मधुबन जलाशय नवादा जिले में बनाया जाएगा। इसके बनने से गया, राजगीर व नवादा को 24 घंटे आपूर्ति के साथ बिहार शरीफ के हर घर में गंगा जल पहुंचेगा। मधुबन जलाशय 300 एकड़ में बनाया जाएगा। घोड़ा कटोरा जलाशय की क्षमता 9.8 एमसीएस है, जबकि मधुबन की जलाशय क्षमता 27 एमसीएस है। 1 एमसीएस 100 करोड़ लीटर पानी के बराबर होता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट गंगा जी राजगीर प्रोजेक्ट को भारत सरकार द्वारा 2023 में अवार्ड भी मिल चुका है। बिहार के प्रमुख अगर जलप्रपातों की बात की जाए तो दुर्गावती जलाशय दोस्तों रोहतास में है। ककोलत जलप्रपात नवादा में है। धुआं कुंड जलप्रपात जो है ताराचंडी सासाराम में है। ककोलत जलप्रपात नवादा में। करकट झरना जो है कैमूर जिले में है। बिहार आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषण पखवाड़ा
और गतिविधि कराने में पूरे देश भर में किस स्थान पर आया? तो प्रथम स्थान पर आया दोस्तों। बिहार आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषण पखवाड़ा और गतिविधि कराने में पूरे देश भर में प्रथम स्थान पर आया है। राष्ट्रीय समेकित बाल विकास योजना निदेशालय ने इसकी सूची जारी की है। बिहार राज्य में 1,15,000 आंगनबाड़ी केंद्र है। मार्च 2024 में बिहार में 7,78,00,000 लगभग दोस्तों कितना 7,78,56,297 गतिविधियां कराई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। बिहार सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में कितनी नई मिट्टी जांच प्रयोगशाला स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो 10 नए मिट्टी जांच प्रयोगशाला स्थापित किए जाएंगे। बिहार सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में 10 नई मिट्टी जांच प्रयोगशाला स्थापित करने का निर्णय लिया है। 10 नई मिट्टी जांच प्रयोगशाला मुजफ्फरपुर, सिवान, पूर्णिया, पश्चिम चंपारण, सहरसा, दरभंगा, नालंदा, बेगूसराय और औरंगाबाद में स्थापित किए जाएंगे। बिहार के कृषि सह स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं। इन मिट्टी जांच केंद्रों की स्थापना होने के बाद बिहार में मिट्टी जांच प्रयोगशाला की संख्या 63 हो जाएगी। बैंकॉक में 17 से 18 अगस्त 2024 तक आयोजित तैराकी चैंपियनशिप में बिहार की किस खिलाड़ी ने 3 पदक जीतकर बिहार का नाम रोशन किया? तो कात्यायनी सिंह है दोस्तों। राजधानी की 14 वर्षीय राजधानी पटना की 14 वर्षीय कात्यायनी सिंह ने बैंकॉक में एशियन ओपन स्कूल इन्विटेशनल एक्वेटिक प्रतियोगिता में 2 सिल्वर और 1 कांस्य पदक जीता है। 200 मीटर और 50 मीटर फ्री स्टाइल क्विज में सिल्वर मेडल हासिल किया। वही 50 मीटर बटरफ्लाई में कांस्य मेडल जीता है। यह प्रतियोगिता 17 से 18 अगस्त को आयोजित हुआ। इसमें भारत से 10 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। इसमें बिहार से एकमात्र तैराक थी। कात्यायनी बेली रोड की रहने वाली हैं। डीपीएस पटना से 9वीं की पढ़ाई करने के बाद बेंगलुरु में स्विमिंग की ट्रेनिंग ले रही हैं। इनके पिता कृष्ण मुरारी एक शिक्षाविद है और मां गृहिणी है। बिहार के खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता है। बिहार खेल प्राधिकरण के महानिदेशक जो है शंकरन है। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय दल के सीएफडी मिशन के रूप में किसे नामित किया गया है? तो सत्य प्रकाश सांगवान को। भारत की पैरालंपिक समिति ने उपाध्यक्ष सत्य प्रकाश सांगवान को पैरालंपिक जाने वाले भारतीय दल के सेफडी मिशन के रूप में नामित किया है। भारत आगामी पैरालंपिक के लिए अपना सबसे बड़ा दल भेज रहा है, जिसमें 84 पैराथलीट पेरिस में भारत की चुनौती पेश करेंगे। भारत ने 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भाग लिया, जो पेरिस फ्रांस में 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक आयोजित किया गया। भारतीय दल में 110 एथलीट शामिल थे, जिन्होंने 16 खेलों में भाग लिया। उद्घाटन समारोह के लिए पीवी सिंधु और शरद कमल ध्वजवाहक थे। समापन समारोह के दौरान मनु भाकर और पीआर श्रीजेश ने भारतीय ध्वज को संभाला। भारत ने 1 रजत और 5 कांस्य सहित 6 पदक जीते और ओलंपिक में भाग लेने वाले 206 एनओसी में से 71वें स्थान पर रहा। यह क्रमशः 2020 और 2000 के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा पदक था। मनु भाकर ने निशानेबाजी में 2 कांस्य पदक जीते और आजादी के बाद एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा ओलंपिक में स्वर्ण और रजत पदक जीतने वाले भारतीय व्यक्तिगत पदक विजेता बने। कांस्य पदक जीतने वाले पहलवान अमर सहरावत ओलंपिक खेलों में अब तक के सबसे कम उम्र के भारतीय पदक विजेता बने। भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता। स्वप्निल कुसाले ने पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में एक और कांस्य पदक जीता। अमेरिका 40 स्वर्ण, 44 रजत, 41 कांस्य पदक सहित कुल 125 पदक जीतकर पहले स्थान पर रहा, जबकि दूसरे स्थान पर चीन 91 पदक के साथ, जापान 45 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। भारतीय नौसेना ने हाल ही में इंजीनियरिंग उपकरणों के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो बीईएमएल लिमिटेड। भारतीय नौसेना ने समुद्री इंजीनियरिंग उपकरणों के स्वदेशीकरण के लिए रक्षा और भारी इंजीनियरिंग निर्माता कंपनी बीईएमएल लिमिटेड के साथ समझौता किया है। यह पहल महत्वपूर्ण समुद्री इंजीनियरिंग उपकरणों और प्रणालियों के स्वदेशी डिजाइन, परीक्षण और उत्पाद के लिए द्विपक्षीय सहयोग के लिए है। भारतीय नौसेना प्रमुख दिनेश कुमार त्रिपाठी थे। भारतीय थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी थे। भारतीय वायुसेना प्रमुख वीआर चौधरी थे।
भारत ने हाल ही में किस देश के साथ ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट किया है? तो जापान के साथ। भारत और जापान ने हाल ही में ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता सिम्बकॉर्प इंडस्ट्रीज, सोजित्सा कॉर्पोरेशन, क्यूशू इलेक्ट्रिक पावर कंपनी और एनवाईके लाइन के बीच हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी भी मौजूद थे। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा है। जापान का पुराना नाम निप्पन या निहोन है। जापान 4 बड़े और अनेक छोटे द्वीपों का एक समूह है। जापान को प्रायः 4 बड़े द्वीपों का देश कहा जाता है। ये द्वीप होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू तथा क्यूशु। होन्शु जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है, जिसको जाक्सा भी कहा जाता है। HCL टेक्नोलॉजीज ने हाल ही में नए सीईओ एचसीएल टेक्नोलॉजीज ने हाल ही में नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया? तो शिव वालिया को। एचसीएल टेक्नोलॉजीज ने हाल ही में शिव वालिया को कंपनी का मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 अगस्त को 2 दिवसीय दौरे पर किस देश में रवाना हुए हैं? तो पोलैंड में दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 अगस्त को 2 दिवसीय दौरे पर पोलैंड रवाना हो गए हैं। पिछले 45 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पोलैंड यात्रा है। इससे पहले 1979 में मोरारजी देसाई वहां गए थे। पोलैंड मध्य यूरोप का आर्थिक साझेदार है। पीएम मोदी 21-22 अगस्त तक पोलैंड के दौरे पर रहेंगे। इसके बाद वो ट्रेन से यूक्रेन के लिए रवाना होंगे। भारत और पोलैंड के बीच 2023 में 5.72 अरब डॉलर करीब 48,000 करोड़ का व्यापार हुआ है। 2013 से 2023 तक दोनों देशों के बीच 192% व्यापार बढ़ा है। 2023 में भारत ने पोलैंड के साथ 3.95 बिलियन डॉलर का निर्यात और 1.76 बिलियन डॉलर का आयात किया था। भारत का पोलैंड में 3 बिलियन डॉलर से ज्यादा का निवेश है। भारतीय आईटी कंपनियां पोलैंड में लगभग 10,000 लोगों को रोजगार देती है। वहीं पोलैंड का भारत में 685 मिलियन डॉलर का निवेश है। पोलैंड की राजधानी वार्सा है। आधिकारिक भाषा पोलिश है। महाद्वीप यूरोप है। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क हैं। इसरो प्रमुख डॉक्टर एस सोमनाथ के अनुसार इसरो की आगामी 5 सालों में कितनी सैटेलाइट लॉन्च करने की योजना है? तो 70 दोस्तों। इसरो प्रमुख डॉक्टर एस सोमनाथ ने 20 अगस्त को बताया कि इसरो की आगामी 5 सालों में 70 सैटेलाइट लॉन्च करने की योजना है। उन्होंने यह जानकारी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और भारतीय अंतरिक्ष संघ के आयोजित कार्यक्रम में दौरान दी। इन 70 उपग्रहों में पोजिशनिंग, नेविगेशन और समय सेवा प्रदान करने के लिए नाविक क्षेत्रीय नेविगेशन सिस्टम के लिए 4 इनसेट 4D मौसम उपग्रह, सैटेलाइट की रिसोर्सेज सीरीज, रिमोट सेंसिंग और हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग के लिए कार्टोसैट सैटेलाइट शामिल है। इसके अलावा चंद्रयान 3 की सफलता के बाद अब इसरो चंद्रयान 4 और 5 की भी तैयारी कर रहा है। इसरो ने अगले चरण के लिए मून मिशन के लिए डिजाइन तैयार किया है। इसके लिए सरकार से मंजूरी लेने की प्रक्रिया चल रही है। चंद्रयान 4 मिशन में चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद चंद्रमा के पत्थरों और मिट्टी को पृथ्वी पर लाना, चंद्रमा से एक अंतरिक्ष यान को लॉन्च करना, चंद्रमा की कक्षा में अंतरिक्ष डॉकिंग प्रयोग का प्रदर्शन करना और नमूनों को पृथ्वी पर वापस लाना शामिल है। इसरो का पूरा नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है। इसरो भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग का एक प्रमुख घटक है। पहले इसरो को भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के नाम से जाना जाता था, जिसे डॉक्टर विक्रम एस साराभाई की दूरदर्शिता पर 1962 में भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया। इसरो का गठन 15 अगस्त 1969 को किया गया था। अंतरिक्ष विभाग की स्थापना के बाद 1972 में इसरो को इसके तहत लाया गया। भारत में कहां गिराने वाली डायना पुंडल ने सैलून कैटेगरी में नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2024 जीत लिया है। दोस्तों पुणे की रहने वाली हैं डायना पुंडल ने 19 अगस्त 2024 को एमआरएफ सैलून कैटेगरी में इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2024 जीतकर सभी को चौंका दिया है। वे पुणे की रहने वाली है। डायना 2 बच्चों की मां होने के साथ साथ एक प्रतिष्ठित एथलीट भी है। डायना की जीत ने रेसिंग कंपटीशन में महिलाओं के लिए एक नया मानक स्थापित किया है। एमआरएफ सैलून कैटेगरी में डायना पुंडल की सफलता उनकी पहली जीत नहीं है। वे कई मौकों पर मिक्स जेंडर कैटेगरी में रेस जीत चुकी है। डायना पहले भी दुबई में ऑटोड्रम, बेल्जियम में F1 सर्किट डी स्पा और साथ ही यूरोप और यूए में कई दूसरे वर्ल्ड क्लास मान्यता प्राप्त फार्मूला 1 सर्किट में कंपटीशन में हिस्सा ले चुकी हैं। कर्मचारी राज्य बीमा आयोग के डायरेक्टर जनरल का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो अशोक कुमार सिंह ने। सीनियर आईएएस ऑफिसर अशोक कुमार सिंह ने 19 अगस्त 2024 को कर्मचारी राज्य बीमा निगम के डायरेक्टर जनरल का पदभार ग्रहण किया है। ईएसआईसी भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है।
21 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में 19वें सीआईआई भारत अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव का उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया है। 3 दिवसीय सम्मेलन 20 से 22 अगस्त 2024 तक आयोजित किया जाएगा। कॉन्क्लेव में अफ्रीका और भारत के वरिष्ठ मंत्री, नीति निर्माता और व्यापारिक नेता भाग लेंगे। सीआईआई भारत अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव विदेश मंत्रालय, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय तथा भारतीय उद्योग परिसंघ की एक पहल है। सीआईआई इंडिया अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव का मुख्य उद्देश्य भारत और अफ्रीका के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ाना, अफ्रीका में चिन्हित क्षेत्रों में भारतीय निवेश को प्रोत्साहित करना, विशिष्ट व्यावसायिक अवसरों को संबोधित करने के लिए भारतीय उद्योग अफ्रीका के बीच संपर्क बढ़ाना। 19वें सीआईआई भारत अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव का विषय है एक भविष्य का निर्माण। भारत अफ्रीका का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है तथा यूरोपीय संघ इसका सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। 2022-23 में भारत और अफ्रीका के बीच कुल $98 बिलियन का व्यापार हुआ है। अफ्रीका में भारत का कुल निवेश $73.9 बिलियन है। भारतीय उद्योग परिसंघ का मुख्यालय नई दिल्ली है। इसके अध्यक्ष संजीव पुरी है। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने देश के विद्युत क्षेत्र की दक्षता, पारदर्शिता और प्रभावशीलता को बढ़ावा देने के लिए कितने नए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किए? तो 3 दोस्तों। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने देश के विद्युत क्षेत्र की दक्षता, पारदर्शिता और प्रभावशीलता को बढ़ावा देने के लिए 3 नए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रॉम, ड्रिप्स और जल विद्युत डीपीआर लॉन्च किए हैं। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 20 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में इन 3 नए ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों का शुभारंभ किया है। भारत सरकार के विद्युत आपूर्ति अधिनियम 1948 के प्रावधानों के अंतर्गत 1991 में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की स्थापना की गई। अध्यक्ष घनश्याम प्रसाद है और मुख्यालय नई दिल्ली है। अग्नि मिसाइलों के जनक किस व्यक्ति का निधन 84 वर्ष की आयु में हो गया है? तो डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल का। अग्नि मिसाइलों के जनक के रूप में विख्यात डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल का 84 वर्ष की आयु में हैदराबाद, तेलंगाना में निधन हो गया। 1995 में अग्नि मिसाइलों के पहले कार्यक्रम निदेशक के रूप में उनकी नियुक्ति हुई थी। उनको पद्म पुरस्कार 1990 और 2000 में दिया गया था। डीआरडीओ पुरस्कार उनको 2004 में डीआरडीओ लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार और प्रौद्योगिकी नेतृत्व पुरस्कार भी दिया गया है। और इन पुरस्कारों में उनको श्री चंद्रशेखर खरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय प्रतिभा प्रतिष्ठा सम्मान, वीरेंद्र अंतरिक्ष विज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस देश की रहने वाली विश्व की सबसे बुजुर्ग महिला मारिया ब्रान्यास का 117 साल की उम्र में निधन हो गया? तो अमेरिका की है। विश्व की सबसे बुजुर्ग व्यक्ति मारिया ब्रान्यास का 117 साल की उम्र में निधन हो गया। 4 मार्च 1907 को सैन फ्रांसिस्को में जन्मी ब्रान्यास न्यू ऑरलियंस में रहने के बाद स्पेन चली गई। जेरोंटोलॉजी रिसर्च ग्रुप द्वारा सूचीबद्ध अगली सबसे बुजुर्ग व्यक्ति अब जापान की टोमिको इटुका, जो 116 वर्ष की है। भारत ने मानवीय सहायता के तहत किस देश को लगभग 1400 किलोग्राम कैंसर रोधी दवाई भेजी है? तो सीरिया को। भारत ने मानवीय सहायता के तहत सीरिया को लगभग 1400 किलोग्राम कैंसर रोधी दवाई भेजी है। सीरिया की राजधानी दशमी की आधिकारिक भाषा अरबी है। मुद्रा सीरियाई पाउंड है। राष्ट्रपति यहाँ के बशर अल असद है। उपराष्ट्रपति नजा अल अत्तर है। प्रधानमंत्री हुसैन अर्नस हैं। यूएनसी का 18वां सदस्य देश कौन बना है? तो जर्मनी बना है दोस्तों। जर्मनी संयुक्त राष्ट्र कमान का 18वां सदस्य देश बन गया है, जो भागीदारी बढ़ाने की प्रवृत्ति का अनुसरण करता है, जैसे कि 2013 में इटली का। यूएनसी जो है 1950 में स्थापित की गई थी। कोरियाई युद्ध के दौरान दक्षिण कोरिया का समर्थन करने के लिए इसको बनाया गया था। इसका मुख्यालय सियोल में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव द्वारा निर्देशित है। यह वर्तमान कमांडर मेजर जनरल पॉल जे लाकोमेरा है। इसका मानवीय कार्य क्षेत्र में मानवीय मिशन और आपदा राहत में शामिल होना है। जर्मनी में दोस्तों थोड़ा जान लीजिए, बर्लिन चिड़ियाघर है, जो 1844 में स्थापित की। दुनिया का सबसे पुराना चिड़ियाघर है, जिसमें 19,000 से ज्यादा जानवर हैं। बियर की किस्में के बारे में जान लीजिए। जर्मनी में 1500 तरह की बियर है, जिन्हें बियर शुद्धता कानून द्वारा विनियमित किया जाता है। बर्लिन की दीवार शीत युद्ध का प्रतीक दीवार को 1989 में ध्वस्त कर दिया गया था। अक्टूबर फेस्ट म्यूनिख में हर साल दुनिया का सबसे बड़ा बियर फेस्टिवल आयोजित किया जाता है। कार उत्पादन जर्मनी हर साल लगभग 1 मिलियन कारों का उत्पादन करता है, जिसमें वॉक्सवैगन जैसे ब्रांड उद्योग पर हावी है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। चांसलर यहाँ के ओलाफ स्कोल्ज है। महाद्वीप यूरोप है। आधिकारिक भाषा जर्मन है। एडोल्फ हिटलर जर्मन के एक शासक थे। वे राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन कामगार पार्टी के नेता थे। इस पार्टी को प्राय नाजी पार्टी के नाम से जाना जाता था। हिटलर को नाजीवाद का उदयकार माना जाता है। सन 1933 से सन 1945 तक वह जर्मनी के शासक रहा। हिटलर को द्वितीय विश्व युद्ध के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार माना गया। हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था।
तो दोस्तों यह रहा 22 अगस्त 2024 का सभी इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल से जरूर जुड़े। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।